डेफिनेशन। ओके, इसके बाद एक और क्लास है ना तुम्हारी? नो मैम। नो मैम। लास्ट है ये? यस मैम, लास्ट क्लास है। यस आज मैम। 2 बजे से शुरू हुई थी इसलिए। अच्छा अच्छा, 2 बजे से स्टार्ट है। तो एनर्जी बची है? यस मैम। यस मैम। बायोलॉजी अच्छी लग रही है पढ़ने में? यस मैम। यस मैम। आज तो बड़ा एक्टिवली आंसर कर रहे हो, पता है सब लोग। क्या बात है, बिल्कुल नहीं पी के बैठे होंगे क्लास में। नहीं, अच्छी यस बात मैम। अच्छी बात है, तुम आंसर नहीं करते हो जल्दी से। आज तुम यस मैम लगा के रखा है सबने। तो वही मैं सोचू आज ग्लूकोन डी पी के बैठे थे क्लास में। यस मैम। मैंने चलो थोड़े से क्वेश्चन करते हैं। हाँ? दिख रहे हैं? स्क्रीन दिख रही है सबको? अभी रख। यस मैम दिख रही है। दिख रही है। चलो, तो वो जो ये पहला क्वेश्चन है ये कुछ बोल रहा है। अच्छा, यहाँ से है पहला क्वेश्चन, चलो करो फटाफट से। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विटामिन्स के ऊपर है, और विटामिन्स के ऊपर क्वेश्चंस मैं इसीलिए लाई हूँ ताकि तुम क्वेश्चन सॉल्व करने से तुमको जो भी डेफिशिएंसी सिंड्रोम्स है विटामिन्स के वो तुम्हें लर्न हो जाएंगे। वैसे लर्न करने में थोड़ी दिक्कत होती है, क्वेश्चंस करेंगे तो जल्दी लर्न होंगे, है ना? तो चलो स्टार्ट हो जाओ पहले क्वेश्चन से। A person deficient in rhodopsin visual pigment। rhodopsin हमने कौन से उसको बोला था? विटामिन को बोला था? ए। विटामिन ए को बोला था। और जब विटामिन ए की हम बात कर रहे थे तो मैंने तुम्हें बताया था कि कैरोटीन की कमी हो जाती है इसके अंदर। और कैरोटीन किसके अंदर मिलता है? मैक्सिमम कैरोटीन किसमें प्रेजेंट होता है? कैरेट्स में प्रेजेंट होता है। कैरेट्स इसलिए कहते हैं उन्हें क्योंकि इसमें अंदर कैरोटीन होता है। नहीं, कैरेट इसलिए नहीं बोलते। कैरेट नाम है लेकिन इसके अंदर एक पिगमेंट होता है, दैट इज कैरोटीन। और कैरोटीन की डेफिशिएंसी से भी हमें रोडोप्सिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, मतलब विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है। कैरेट का जो ऑरेंज कलर है, दैट कलर इज बिकॉज ऑफ कैरोटीन पिगमेंट। ठीक है? ओके मैम। ऑरेंज कलर जैसे मैंने तुम्हें क्लास में शायद एक बार बताया हो, जैसे टोमेटोज होते हैं, रेड चिलीज होती हैं, उनका कलर रेड किस वजह से होता है? कौन से पिगमेंट की वजह से होता है? बताओ, क्लास में मैंने शायद बताया। जैसे देखो, लाइकोपीन एक पिगमेंट होता है, लाइकोपीन, है ना? लाइकोपीन की वजह से लाइकोपीन की वजह से जो वो होती है, टोमेटोज होते हैं, चिलीज होती हैं, रेड चिलीज, रेड टोमेटोज, रेड चिलीज, इनका कलर लाइकोपीन की वजह से होता है। ऐसे ही कैरेट का ऑरेंज कलर कैरोटीन पिगमेंट की वजह से होता है। ठीक है? जैसे क्लोरोफिल होता है ना हमारा, क्लोरोफिल तो सबने सुना है। यस मैम। जो हमारा Yes, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है वो ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है प्लांट को, है ना? तो क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन कलर होता है, ऐसे ही कैरोटीन की वजह से कैरेट्स का ऑरेंज कलर होता है। और अगर कैरोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है, उससे एक डिजीज होती है। 2 डिजीज बताई थी विटामिन ए की डेफिशिएंसी से, हमने 2 डिजीज की बात की थी, ज़ेरोप्थैल्मिया और नाइट ब्लाइंडनेस। एंड ज़ेरोप्थेल्मिया। ठीक है, तो कौन सा आएगा इसके अंदर आंसर? अगर रोडोप्सिन पिगमेंट की डेफिशिएंसी हो जाती है, रोडोप्सिन हमारी आईज से रिलेटेड होता है। सुनाओ तो तुमने, 2 पिगमेंट्स हम लोग पढ़ते हैं। रोडोप्सिन हमारे रेटिना में प्रेजेंट होता है, आईज की जो रेटिना होती है वहां पर रोडोप्सिन होता है। और रोडोप्सिन को अगर तुम्हें पिगमेंट को इंक्रीज करना है तो तुम्हें मैक्सिमम कैरेट कंज्यूम करनी चाहिए। कैरेट खाने से विटामिन ए की क्या होती है, जो डेफिशिएंसी होती है वो कवर अप हो जाती है। विटामिन ए की प्रचुर मात्रा प्रेजेंट होती है कैरेट्स के अंदर। तो फर्स्ट का आंसर होगा थर्ड। सेकंड आंसर करो, सेकंड क्वेश्चन करो। विटामिन डी। विटामिन डी।
विटामिन डी। डेफिशिएंसी ऑफ, देखो ये चीज देखना एक सेकंड रिकेट्स, ये होता है चाइल्डहुड में, बच्चों में होता है मेनली, ठीक है। ये हम बड़ों होता में है, ऑस्ट्रोमलेशिया का। हाँ ऑस्ट्रोमलेशिया, वो भी एक क्वेश्चन है अभी। मैम उसमें Rickets बोन में सॉफ्ट हो क्या है? जाती है ना। हाँ बोन सॉफ्ट हो जाती है, रिकेट्स में भी यही हो जाता है कि जो बोन्स होती हैं कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, बोन सॉफ्ट हो जाती है, ये चाइल्ड में होता है। ये बतिया कौन रहा है? क्या आंसर आएगा इसके अंदर? विटामिन डी थर्ड आएगा। सब लोग देखना ध्यान से, ठीक है, जिसने नहीं बन रहा है, जिसको लर्न नहीं है, उसके लिए भी है, सबके लिए है। दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन। पर्नीशियस एनीमिया इज B12। B12 B12 की वजह से, है ना। पर्नीशियस एनीमिया किसकी वजह से होता है? विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से, जिससे क्या होता है हमारी बॉडी में आरबीसी का नंबर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। Excuse me, ma'am. दूसरा एक एनीमिया, हाँ बोलो। मैम कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर अगर प्रोड्यूस नहीं कर पाता है तो भी तो होता है। जो भी होता है वही तो होता है। कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर करता क्या है? विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है। ये क्या करता है? विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करता है। अगर फूड के अंदर विटामिन B12 है, हमने कोई खाना खाया है, उसके अंदर विटामिन B12 है, तो उसका एब्जॉर्प्शन किसकी वजह से होता है? दिस कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर की वजह से होता है। अब हम खाना ही ऐसा खा रहे हैं जिसके अंदर विटामिन B12 है ही नहीं, तो हमें पर्नीशियस एनीमिया तो होगा, क्योंकि आरबीसी का नंबर क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। आरबीसी का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, आरबीसी का नंबर डिक्रीज हो जाता है पर्नीशियस एनीमिया के अंदर। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ विटामिन B12। एक और एनीमिया पढ़ा था हमने, आयरन की डेफिशिएंसी से हो जाती है, माइक्रोसाइक्लिक एनीमिया। ठीक है, याद है ना। यस मैम याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन करो। Another substance of the category of glucose, sucrose, and maltose is? Start. ग्लूकोज। ये क्वेश्चन ऐसे है, इसके जैसा, इनके जैसा कौन सा सिमिलर कौन सा है? ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, इनके जैसा दूसरा कौन सा है इनमें? अमाइनो एसिड प्रोटीन होता है, हिमोग्लोबिन प्रोटीन होता है, मायोग्लोबिन प्रोटीन होता है, बचपन क्या स्टार्च क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। और ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज तीनों क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है। योर आंसर वुड बी सेकंड। समझ आ गया ना? Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन। Lemon. A person with bleeding gums should daily take, क्या लेना चाहिए अगर किसी को ब्लीडिंग गम्स है, मतलब ब्लीडिंग हो रही है तो? Lemon. हाँ विटामिन सी। हाँ, रीजन लेमन्स में विटामिन के होता है। मैम विटामिन सी स्कर्वी, स्कर्वी को प्रिवेंट करता है ना। मैम और तो ब्लीडिंग और स्कर्वी का ही पार्ट है। ब्लीडिंग गम्स स्कर्वी का वो है, सिम्टम है, साइन है। स्कर्वी जब हमें हो जाती है तो हमारे गम से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। हम ब्रश करते हैं तो तुम्हें काफी बार नोटिस किया, ब्रश करते टाइम दांतों से ना गम से मतलब ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारे साइंस होते हैं कि तुम्हें स्कर्वी डिजीज हो रखा है। तो अगर स्कर्वी को प्रिवेंट करना है तो यू हैव टू कंज्यूम लेमन्स, यू हैव टू कंज्यूम सिट्रिक एसिड। सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं ना जिसके अंदर, फ्रूट्स के अंदर जिनके अंदर विटामिन सी एफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। डेफिशिएंसी Rickets is the disease of which category? डेफिशिएंसी डेफिशिएंसी है ना। किसकी डेफिशिएंसी की वजह से? विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से हमें रिकेट्स हो जाता है, बच्चों में हो जाता है। तो ये कौन सी डिजीज हो गई? डेफिशिएंसी डिजीज हो गई। कम्युनिकेबल डिजीजेस कौन सी होती हैं?
जो स्प्रेड हो one सके। person to another. जो स्प्रेड हो सके, जैसे हमारा कॉमन कोल्ड है, हमारा person to person spread हो. वायरस है ना। देखो विटामिन B8, B10, B11 नहीं होता है, विटामिन B1 होता है, B2 होता है, B4 होता है, B6 होता है, आई थिंक B12 होता है, मैम B5 भी होता है। B5 भी होता है, हाँ 7 होता है विटामिन B1। एक सेकंड चेक करना, तो विटामिन B 8 है वो 7 होता है, 7 and 8 होते हैं. विटामिन B के अंदर ना 7 कैटेगरीज आती हैं। लेट मी चेक। B9 भी होता है, B9 बच गया, हाँ B9 बच गया। B1, B2, B4, B5, मैम 8 होते हैं. B5 कितने हुए ये? 4, B6, B9 एंड B12। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 होते हैं, 7। 8 होता है, 8 कौन सा होता है? 11 नहीं होता है। मतलब जो एक होता है विटामिन H होता है, उसको 7 भी बोल देते हैं, विटामिन B भी बोल देते हैं, बायोटीन। जो B7 होता है बायोटीन भी होता है। ये विटामिन H भी होता है और इसको बायोटीन भी बोल देते हैं। ठीक है, मतलब तुमको 10th क्लास में 11th पढ़नी है ना? यूं नहीं चुपचाप से 10th पढ़ ले, 11th में क्या पढ़ोगे फिर बताओ? हम 11th में 12th का पढ़ने 11th में 12 पढ़ लेंगे। क्वेश्चन करो। विटामिन बी मैम विटामिन B1. The name of B1 विटामिन B1. विटामिन B1 ये तो तुम्हें याद ही कर सकते हो। थायमिन का दूसरा नाम कौन सा है? विटामिन B1 का दूसरा नाम क्या है? थायमिन है ना? जैसे विटामिन A का क्या नाम था? बीटा कैरोटीन, R से स्टार्ट हुए नाम। रेटिनॉल। 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 मैम बीटा कैरोटीन भी तो था। हाँ वो भी वैसे बता दी, जैसे कि कोफैक्टर के टर्म्स में अगर बात करें तो कौन सा नाम है? इनके कोफैक्टर्स कौन से? विटामिन ए का कोफैक्टर है रेटिनॉल, थायमिन विटामिन बी का कोफैक्टर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन करो। विटामिन डी इज आल्सो कॉल्ड कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। इसलिए मैं क्वेश्चन लाई हूँ ताकि तुम्हें ये चीजें लर्न हो जाए। अरे कहाँ चला गया? हाँ, विटामिन डी इज आल्सो कॉल्ड कैल्सीफेरॉल। रेटिनॉल, विटामिन ए। स्कर्वी डिजीज इज ड्यू टू किसकी वजह से होती है स्कर्वी? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ऑर्डर्स द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेस, ये तुम्हें दिख नहीं रहा होगा। डी ऑप्शन ऑस्टोमलेशिया। डी ऑप्शन है OSTEOMALASIA, ऑस्टोमलेशिया। ठीक है, और बेरी बेरी किसकी वजह से हो रहा था? B1 की वजह से हो रहा था। ठीक है, इसका आंसर होगा 4। बच्चों में होता है रिकेट्स और बड़ों में होता है ऑस्टियोमलेशिया। मैम तो ज़ेरोफ्थैल्मिया और नाइट ब्लाइंडनेस में भी कुछ ऐसा ही केस है या फिर उन दोनों में क्या डिफरेंस है? नहीं, नाइट ब्लाइंडनेस इज समथिंग, मैंने तुम्हें पिक्चर दिखाई थी 2। नाइट ब्लाइंडनेस में जो तुम्हारा विजन होता है नाइट के टाइम पे वो कंप्लीटली ब्लर हो जाता है ना? और ज़ेरोफ्थैल्मिया में क्या होता है, जो टीयर्स होते हैं आईज के अंदर, जो टीयर्स होते हैं उनका फॉर्मेशन बंद हो जाता है। तो जिससे जो आईज के अंदर जो म्यूकसी मटेरियल होता है ना वो नहीं हो पाता, तो आईज क्या होती है, हार्ड हो जाती है। ठीक है, जो टीयर्स
सॉफ्ट करने का काम करते हैं, टीयर्स का फॉर्मेशन बंद हो जाता है ज़ेरोफ्थेल्मिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। both A and B. Just ma'am, to get ample amount of wall. हाँ, ये वाला टू गेट एम्पल सप्लाई ऑफ कार्बोहाइड्रेट वन शुड ईट, हमें क्या खाना चाहिए कार्बोहाइड्रेट Rice. लेने के लिए? मैम राइस। Rice. Cereals. राइस लेना। सीरियल्स कहाँ दिख रहा है इसमें, है क्या? नहीं, राइस ग्राम्स में क्या होता है? प्रोटीन होता है। मीट में क्या होता है? प्रोटीन होता है। कैरेट्स में विटामिन्स होते हैं मेनली। सीरियल्स में मेनली प्रोटीन होता है। नहीं, सीरियल्स, हाँ मतलब सीरियल्स भी खाने चाहिए, राइस और ये सब, व्हीट, राइस। Proteins are mainly required in the body for Both of these. Both of the. both of these, growth and repair, दोनों के लिए हमें प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। और एनर्जी के लिए हम क्या किसका कंजप्शन करते हैं? Carbohydrate. Carbohydrate. कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन। Protein and alkaline medium. Alkaline medium in duodenum. Duodenum. Last option. लास्ट, ट्रिप्सिन कहाँ से रिलीज हो रहा है? Pancreas. हार्मोन है, Pancreas. पैंक्रियाटिक हार्मोन है। एंड पेप्सिन इज गैस्ट्रिक हार्मोन, है ना? ये एसिडिक मीडियम में वर्क करता है। एंड ट्रिप्सिन कहाँ वर्क करता है? ट्रिप्सिन वर्क्स इन एल्कलाइन मीडियम एंड पेप्सिन वर्क्स इन एसिडिक मीडियम। तो ऑप्शन होगा 4th इसका। क्वेश्चंस करना अच्छा लगता है ना, कॉन्फिडेंस बढ़ता है थोड़ा। Yes, ma'am. चलो ये करो। पैंक्रियाटिक जूसेस इज Alkaline. Alkaline in nature. alkaline in nature। Alkaline. एल्कलाइन। Alkaline. एल्कलाइन। सही है, सही है। Bilirubin and biliverdin are present in Bile juice. Bile juice. बाइल जूस। Bile juice. मेनली। देखो इससे कंफ्यूज मत होना पैंक्रियाटिक जूसेस से। पैंक्रियाटिक जूसेस के पास तो आकर रिलीज होते हैं, होते किसमें है? बाइल जूसेस में होते हैं, है ना? थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ HCl in stomach is Third. First. Ma'am, first option. First option. जिसको भी कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में वापस से क्वेश्चन पढ़ो और फिर करो। गलत पढ़ लिया था। फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है ना? क्वेश्चन क्लियर है ना? कंफ्यूजन तो नहीं है? नो मैम। मैम एक बार ऊपर वाला क्वेश्चन दिखाइएगा, ये बिलीरुबिन बिलीवर्डन से ऊपर वाला। ओके मैम। Function of HCl in the stomach is to kill microorganisms of food। बस खत्म, ये लास्ट क्वेश्चन है। Ma'am, first option. Enzyme maltase in human gut acts on food at pH of More than 7. More than 7. मोर देन 7। फिर More से than पढ़ो। 7. माल्टेज किस पे वर्क कर रहा था? Ma'am, maltose. Maltose पे मैम C होगा। हाँ, तो थर्ड, फर्स्ट नहीं होगा, इसका आंसर होगा C, थर्ड होगा। माल्टेज माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा था, स्टार्च को माल्टोज में नहीं। स्टार्च को माल्टोज में कौन कन्वर्ट कर रहा था? स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? Amylase. अमाइलेज। ठीक है, 2 अमाइलेजेस होते हैं, एक तो सलाइवरी अमाइलेज होता है, दूसरा Pancreatic. पैनक्रियाटिक अमाइलेज होता है ना? दोनों स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, मैम एक क्वेश्चन था लो। मैम, ग्रेलिन जो हार्मोन है मैम, वो उसका वर्क क्या होता है? ग्रेलिन या गैस्ट्रिन? ग्रेलिन। ग्रेलिन स्पेलिंग बोलना।
GHRELIN. ग्रेलिन, अरे हाँ ग्रेलिन का फंक्शन तो होता है। तो मेरे को क्लियर करके बताएंगे। ग्रेलिन हार्मोन होता है ये। फूड इनटेक का काम करता है। तुम्हारा फूड इनटेक ना बोलो, तुम इसको बोल दो एपेटाइट इंक्रीज करता है तुम्हारा। भूख बढ़ाता है, भूख। ठीक है, Got it, ma'am. फूड इनटेक। लिख लो इसको भी, अच्छा है क्वेश्चन। ग्रेलिन क्या करता है? एपेटाइट इंक्रीज करता है तुम्हारा, मतलब कि भूख को बढ़ाता है। ठीक है, जब जैसे हमें भूख लगना स्टार्ट होती है तो जो ग्रेलिन ग्रेलिन होता है उसका जो अमाउंट होता है वो ब्लड के अंदर क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। increases in blood before hunger। ठीक है, Got it, ma'am. लिख लो इसको। आरिस तुम कौन सी बुक से पढ़ रहे हो? मैम एक क्वेश्चन मिला था कि मैम ग्रेलिन कहाँ पर सिक्रीट होता है? अच्छा, कहाँ पर सिक्रीट होता है? तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में सिक्रीट होता है ये। वहाँ पे मतलब well of हमारे the स्टमक, मतलब इंटेस्टाइन में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट वही होती है ना हमारी, क्या बोल रही हूँ, इंटेस्टाइन नहीं, एलिमेंट्री कैनाल में। हार्मोन होता है ये बेसिकली। ग्रेलिन क्या है? हार्मोन है। इसको ना हम लोग एंडोक्राइन में पढ़ते हैं। Got it, ma'am. secreted नहीं, produced लिखो, produced by। जैसे हमारी पेनक्रियाज है ना, पेनक्रियाज मिक्स ग्लैंड होती है, हॉर्मोन्स भी सिक्रीट करती है और एंजाइम्स भी सिक्रीट करती है। ऐसे ही जो हार्ट होता है हमारा, हार्ट मेनली, हार्ट भी कुछ एंजाइम सिक्रीट करता है, सॉरी हार्मोन सिक्रीट करता है। जो किडनी होती है वो भी कुछ हार्मोन सिक्रीट करती है। ओवरी होती है, टेस्टिस होते हैं, ये भी कुछ हार्मोन सिक्रीट करते हैं। तो ऐसे ही गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में भी कुछ हार्मोन सिक्रीट होते हैं, लाइक ग्रेलिन, जो कि हमें जैसे भूख लगती है उससे पहले इनका नंबर, मतलब इनका जो अमाउंट है, कॉन्सेंट्रेशन है ब्लड के अंदर, वो इंक्रीज हो जाती है, जिससे ये हमारी भूख को बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे हम देखते हैं ना सलाइवा का सिक्रीशन होना स्टार्ट हो जाता है माउथ में, तो सलाइवा के सिक्रीशन के साथ साथ ब्लड में ग्रेलिन का वो भी इंक्रीज हो जाता है, अमाउंट इंक्रीज होता है, जिससे हमें ज्यादा भूख लगती है। मैम एक क्वेश्चन था। मैम जैसे जिन लोगों को भूख नहीं लगती है वो डॉक्टर के पास जाता है तो वो उन्हें दवाई देते, तो उसमें भी ऐसी कुछ होता है? हाँ, उसमें भी ऐसा ही कुछ होता है, जैसे कि ग्रेलिन हार्मोन का कंसंट्रेशन होता है उसके अंदर की, जिनसे उनको लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है ना, तो वो भूख लगना स्टार्ट हो जाती है उनको। ग्रेलिन का अमाउंट इंक्रीज किया जाता है, उसके मतलब दवाई के अंदर होता है, जिससे उनको भूख लगना स्टार्ट हो जाती है। इसको लिख लो हंगर हार्मोन। समझ में तो आ रहा है ना तुम्हें, मैं कहीं कहीं लिख रही हूँ जो। Yes, ma'am. हंगर हार्मोन बोलते हैं इसको। और कहाँ से सिक्रीट प्रोड्यूस किया जाता है? एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट क्या हो गया हमारा? एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल में जो एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स होती हैं,
जैसे जो लाइनिंग होती है एलिमेंट्री कैनाल की, वहीं पर ये सेल्स प्रेजेंट होती हैं और ये गैस्ट्रिन का सिक्रीशन करती हैं। हम कहाँ से क्रिएट होता है ये? गैस्ट्रो एंडोक्राइन नहीं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, मतलब कि एलिमेंट्री कैनाल में। मैम तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट मतलब वो स्टमक और इंटेस्टाइन के बीच में? बीच में। गैस्ट्रो का मतलब क्या हुआ? स्टमक हुआ। इंटेस्टाइनल मतलब इंटेस्टाइन। तो इनके गैस्ट्रो में स्टमक में भी, और ये वाला ट्रैक हो गया ना पूरा, ये पूरा ट्रैक ही तो होता है जहां तक ये चलती है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई, ये स्टमक हो गया, तो यहाँ से कहीं जो सेल्स होती है एंट्रोक्राइन सेल, वो इनका सिक्रीशन करती है। जरूरी नहीं है सब जगह प्रेजेंट हो, जैसे यहाँ पर उनका नंबर है, थोड़ा बहुत यहाँ पर है, थोड़ा बहुत यहाँ पर है उनका नंबर। इंटेस्टाइन की या स्टमक की जो लाइनिंग होती है, लाइनिंग में ये सेल्स प्रेजेंट होती हैं और ये सेल्स ग्रेलिन का सिक्रीशन करती है। ग्रेलिन को हंगर हार्मोन कहा जाता है। ये हमारी फूड इनटेक की कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, एपेटाइट को इंक्रीज करता है। ठीक है, गॉट इट मैम। मैम एक क्वेश्चन था। मैम मैम क्या? फिर वो भूख लगना बंद हो जाती है तो मैम उसमें क्या होता है? जैसे भूख लगना बंद हो जाती है, उसका एक हम सिंगल रीजन नहीं दे सकते हैं, उसके मल्टीपल रीजंस होते हैं। तुम स्ट्रेस में हो, है ना, या फिर तुम्हारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो गया, डिहाइड्रेशन हो जाता है उस वजह से भी भूख नहीं लगती है। तुम स्ट्रेस में हो, हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, उस वजह से भी भूख नहीं लगती है। या फिर तुम जैसे कि तुमने, ये भी एक फैक्टर होता है कि तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, तुम सीधा लंच कर रहे हो, जब तुम अपना ब्रेकफास्ट स्किप करना स्टार्ट कर देते हो तो भी तुम्हें भूख कम लगती है। तो उस चीज के भूख नहीं लगने के मल्टीपल रीजन होते हैं, तुम एक रीजन नहीं बता सकते हो उसका। ठीक है, तो उसमें फिर तुम्हारा टेस्ट किया जाता है, टेस्ट में डिटरमाइन किया जाता है कि तुम्हें बेसिकली कौन से फैक्टर्स की वजह से तुम्हें भूख नहीं लग रही है। हुआ क्लियर? यस मैम, थैंक यू। चलो करें, रेस्पिरेशन स्टार्ट करें आप। यस मैम। ये उतार लिया था ना सबने? यस मैम। ऐश्वर्या, आप इतना लेट क्यों आए हो क्लास में? मैम गलती से लीव हो गया। अच्छा, चलो हम लोग रेस्पिरेशन का प्रोसेस ही क्यों करते हैं? देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग, यस मैम, या बोथ द थिंग्स आर सिमिलर? एंड देयर इज अ हम डिफरेंस। डिफरेंस। खाना खाने के बाद भूख इसलिए नहीं लगती है क्योंकि हमारा पेट भर चुका होता है। ठीक है, खाना खाने के बाद इसलिए भूख नहीं लगती है। और मैम ज्यादा पानी पीने के बाद नोजिया क्यों हो जाता है? बॉडी में तुम एक्स्ट्रा चीजें लेके जाओगे जबरदस्ती की, तो बॉडी में इफेक्ट तो दिखेगा उसका, हाँ या नहीं दिखेगा? मैम बट एक्स्ट्रा इनटेक ऑफ वाटर स्टमक एक्सपैंडिंग में भी हेल्प करते हैं। स्टमक की एक कैपेसिटी होती है ना, अगर कैपेसिटी से एक्स्ट्रा तुम स्टमक के अंदर चीजें लेके जाओगे तो नोजिया वाली फीलिंग तो आएगी, पानी इसोफेगस से बाहर निकलेगा जबरदस्ती का तुम पानी पियोगे तो। बताओ, is there any difference between respiration and breathing? Yes, यस मैम। बताओ तो। breathing is a physical process and respiration is a chemical process. मैम केमिकल प्रोसेस होती है, ब्रीदिंग इज फिजिकल प्रोसेस होती है। उसके अलावा
Respiration is the is- breakdown of glucose to form energy, and breathing is simple physical process intake of oxygen and extake of carbon dioxide. रेस्पिरेशन बेसिकली क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका? ग्लूकोज का। और क्यों ऑक्सीडेशन किया जाता है? ताकि हमें एनर्जी मिल सके, इसलिए तो हम रेस्पिरेशन करते हैं। जैसे जब हमारा क्लास स्टार्ट हुआ था सबसे पहले, तो मैंने दो चीजों में मैंने तुम्हें कंपैरिजन बताया था कि जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस करके वो क्या बनाते हैं? वो ग्लूकोज बनाते हैं, है ना। और उसके बाद क्या करते हैं? ग्लूकोज बना के उस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं। लेकिन उनको अपना ग्लूकोज खुद बनाना पड़ता है। हमारी बॉडी में हमें ग्लूकोज बनाना पड़ता है क्या? हम ऐसे खड़े हो जाते हैं धूप में जाके कि चलो ग्लूकोज बन जा, फटाफट से ग्लूकोज बन जा, या फिर हमारी बॉडी में हम लोग ग्लूकोज बाहर से कंज्यूम करते हैं? बताओ। बाहर से कंज्यूम करते बाहर हैं। से consume बाहर से करते लाते हैं। consume करते हैं। और प्लांट क्या करते हैं? अपना ग्लूकोज खुद से बनाते हैं। कौन सी प्रोसेस से बना रहे थे वो ग्लूकोज? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से बना रहे थे ना। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है? रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ कि भाई ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो ग्लूकोज होता है हमारी बॉडी में, उसका ब्रेक डाउन होता है। और ब्रेक डाउन कहाँ पर होता है? सेल्स के अंदर होता है। तो इस तरह की रेस्पिरेशन को हम लोग क्या बोल देते हैं? सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं? क्योंकि सेल के अंदर हो रहा है, इसलिए हम इसे सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोल देते हैं। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, इससे हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है। देखो, आप में से किसी एक ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि मैम जब फोटोसिंथेसिस के टाइम पर ग्लूकोज बन जाता है तो उसके बाद उन्हें रेस्पिरेशन करने की क्या जरूरत पड़ जाती है? किसने पूछा था ये क्वेश्चन? मुझसे पूछा था ये क्वेश्चन किसी ने, आप में से किसी ने पूछा था? याद है मैम किसी? व्हाट्सएप पर हाँ, व्हाट्सएप पर आप में से किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि मैम जब प्लांट्स एटीपी का फॉर्मेशन तो कर ही लेते हैं, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे भी तो एटीपी का मैम फॉर्मेशन मैंने पूछा था। तो हाँ उनको जी। रेस्पिरेशन की जरूरत क्यों पड़ जाती है? देखो, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे वो ज्यादा एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं करते, ज्यादा एटीपी का फॉर्मेशन नहीं करते। जितनी एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं वो अपना यूटिलाइज कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन में, है ना। दो प्रोसेसेस पढ़ी थी हमने, लाइट एंड डार्क। लाइट में फॉर्मेशन कर रहे थे, देन डार्क में क्या कर रहे थे? जो उन्होंने फॉर्म किया था वो कार्बन डाइऑक्साइड, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से ले रहे थे उसका क्या कर रहे थे? फिक्सेशन कर रहे थे। याद आ रहा है? जाओ वापस से जाओ, लास्ट क्लास में जाओ, जो पढ़ा था हमने फोटोसिंथेसिस जब पढ़ा था हमने, दो प्रोसेसेस पढ़ी थी वहां पे, लाइट रिएक्शन एंड द डार्क रिएक्शन। आ रहा है? यस मैम, यस मैम। यस मैम। Yes, है ना? तो उसमें लाइट रिएक्शन में वो एटीपी बना रहे थे और NADPH2 बना रहे थे। और डार्क रिएक्शन में क्या कर रहे थे? कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर रहे थे। किसमें फिक्स कर रहे थे? ग्लूकोज में फिक्स कर रहे थे। CO2 को ग्लूकोज में फिक्स कर रहे थे, और ऐसे ही तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहे थे। और फिक्सेशन में जो उन्होंने ATP एंड NADPH2 बनाया था उसका यूटिलाइज कर ले रहे थे। तो ये ATP और ये NADPH2 तो इन्होंने यहीं पे यूज कर लिया। अब इन्हें बाकी एनर्जी की भी तो जरूरत पड़ेगी। देखो, जो प्लांट्स ग्लूकोज बनाते हैं, ये ग्लूकोज ना पूरे संसार में काम कर रहा है। ऐसे नहीं है कि सिर्फ प्लांट खुद का ग्लूकोज बना रहे हैं और खुद उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। हम भी तो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। हमें ग्लूकोज कहाँ से मिल रहा है? हमें भी तो इनडायरेक्टली वैसे हम लोग भी तो प्लांट से ग्लूकोज कंज्यूम कर रहे हैं, है ना। तो ये ग्लूकोज बनाते हैं, कुछ ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन कर लेते हैं, और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको किस फॉर्म में स्टोर कर रहे थे? बोलो एटीपी की फॉर्म। ना। मैम स्टार्च। ग्लाइकोजन। स्टार्च ग्लाइकोजन तो एनिमल्स की बॉडी में स्टोर होता है, प्लांट्स की। मैम ग्लाइकोजन लिवर में होता है शायद स्टोर। हाँ, लेकिन अरे नो मैम, बस पूछ रहे हैं मैम, प्लांट्स में तो वही होता है। प्लांट्स में तो किस फॉर्म में स्टोर होता है ग्लूकोज? स्टार्च के फॉर्म में। और एनिमल्स में किस फॉर्म में स्टोर होता है? कहाँ पर स्टोर होता है नहीं पूछ रही, किस फॉर्म में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन
ग्लाइकोजन होता है। स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, ठीक है। तो कहाँ थे हम? हाँ, इन्होंने ग्लूकोज बना लिया, मतलब ग्लूकोज बना लिया, इसको स्टोर कर लिया, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लिया, और जो कुछ ग्लूकोज था उसको इन्होंने एनर्जी के फॉर्मेशन में यूज कर लिया। जैसे ये तो स्टोर फॉर्म हो गई, इसका तो इस्तेमाल ये लोग जब बाद में करेंगे, जब इनके पास इनका खुद का ग्लूकोज खत्म हो जाएगा। किस कंडीशंस में स्टार्च का यूज कर रहे थे ये लोग? ये प्लांट्स लोग हैं, ये प्लांट्स जो हैं, कौन सी इनको कंडीशंस, ऐसे कौन से जब सर्कमस्टांसेस सनलाइट प्रेजेंट नहीं थी, जब सनलाइट नहीं प्रेजेंट थी, या फिर क्लोरोफिल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं प्रेजेंट थी, उन सारी कंडीशंस में ये अपने स्टोर फूड को यूज करते हैं और ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं ना, वहां से एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं। बाकी जो रेस्ट ऑफ द सिचुएशन नॉर्मल कंडीशंस में क्या करते हैं? इस ग्लूकोज से एटीपी बनाते हैं, बहुत सारी एटीपी बनाते हैं, है ना। और इस एटीपी का यूज किसमें करते हैं? अपनी फर्दर दूसरी एक्टिविटीज में यूटिलाइजेशन कर लेते हैं। सेम प्रोसेस एनिमल्स में होता है। द ओनली डिफरेंस इज एनिमल्स अपना जो ग्लूकोज है वो बाहर से कंज्यूम करते हैं, प्लांट्स अपना ग्लूकोज खुद से बनाते हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेशन वाला जो प्रोसेस है, रेस्पिरेशन में हम यही पढ़ेंगे कि भाई जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो कैसे इस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करके एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। समझ में आ गई बात? यस मैम। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन होगी रेस्पिरेशन की? अच्छा, एक क्वेश्चन आया है, एक बार, खाने के बाद नींद क्यों आती है? कोई बताएगा मेरे को इसका आंसर? मैम खाना क्योंकि खाने Yes, उसमें ma'am, एनर्जी ma'am, यूटिलाइज हो रही ma'am. होती है डाइजेशन में, तो फिर एनर्जी कम हो जाती है, तो उसमें हम लोग को रेस्ट करने का मन करता है। एनर्जी, डाइजेशन में एनर्जी कम हो जाती है, किसकी वजह से हो जाती है? कोई फैक्टर मैंने क्लास में शायद तुम्हें बताया था। जब हम प्रोटीन रिच, हमारे फूड के अंदर अगर हम प्रोटीन रिच डाइट लेते हैं, तो प्रोटीन एक अमाइनो एसिड होता है जिसका नाम है ट्रिप्टोफैन। ठीक है, जब हम प्रोटीन रिच डाइट लेते हैं तो जो ट्रिप्टोफैन है इसका नंबर इंक्रीज हो जाएगा। ऑब्वियसली जब हमने प्रोटीन रिच डाइट ली है, प्रोटीन का अमाउंट ज्यादा है, तो ट्रिप्टोफैन का जो अमाइनो एसिड है ट्रिप्टोफैन, वो हमारी बॉडी के अंदर उसका एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा एंड ट्रिप्टोफैन इंड्यूसेस स्लीप। ठीक है, हो गया? क्लियर हुआ? मैम एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिए। देखो, मैम तो ज्यादा प्रोटीन खाने से आलसी हो जाते हैं। ज्यादा प्रोटीन खाने, वो ज्यादा टाइम के लिए नहीं होता, वो कुछ टाइम के लिए, जब हमें थोड़ी सी नींद आना शुरू हो जाती है ना खाना खाने के बाद। सेरोटोनिन भी एक फैक्टर होता है। जैसे कि हमने जैसे प्रोटीन रिच डाइट ले ली या फिर कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट ले ली, तो इससे क्या होता है? ट्रिप्टोफैन का नंबर इंक्रीज हो जाता है। जो ट्रिप्टोफैन एक अमाइनो एसिड है ना, इसका एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है हमारे ब्लड में। और जो ट्रिप्टोफैन का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा, जो ट्रिप्टोफैन क्या करेगा? सेरोटोनिन को रिलीज करवाता है। सेरोटोनिन इंड्यूसेस स्लीप। सेरोटोनिन का जब कॉन्सेंट्रेशन हमारे ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा तो उससे क्या होगी? हमें नींद आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, हुआ? क्लियर हुआ? यस मैम। यस ट्रिप्टोफैन की वजह से सेरोटोनिन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है, मतलब कि सेरोटोनिन बॉडी, मतलब जो हमारी बॉडी होती है
मैक्सिमम सेरोटोनिन प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है एंड सेरोटोनिन इन रिजल्ट इंड्यूसेस स्लीप। ठीक है, ओके। मैम सो सेरोटोनिन और ट्रिप्टोफैन दोनों ही स्लीप को इंड्यूस करते हैं? देखो, ट्रिप्टोफैन फर्स्ट फैक्टर है, ट्रिप्टोफैन का नंबर इंक्रीज होगा, उसकी वजह से सेरोटोनिन का नंबर इंक्रीज होगा। सेरोटोनिन जैसे ही प्रोड्यूस होना स्टार्ट होगा, इट इंड्यूसेस स्लीप। ठीक है, होता है ना, एक के इंक्रीज होने से फिर दूसरा इंक्रीज होता है। यस मैम। या फिर इसको तुम ऐसे समझ लो, अगर हमारे फूड के अंदर प्रोटीन ज्यादा है, एक फैक्टर हम इसको मान सकते हैं कि अगर हमारे फूड के अंदर प्रोटीन ज्यादा है, प्रोटीन किससे बना होता है? अमाइनो एसिड से बना होता है ना? अमाइनो एसिड से ही बना होता है ना, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिलके एक चेन बनाते हैं, उस चेन को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोटीन ही तो बोलते हैं। याद आ रहा है? बहुत सारे अमाइनो एसिड जुड़ के एक चेन बनाते हैं, एक पॉलीमर बनाते हैं, दिस पॉलीमर इज कॉल्ड प्रोटीन। अभी अमाइनो एसिड अगर ट्रिप्टोफैन है तो ये क्या करेगा? ये सेरोटोनिन का प्रोडक्शन करवाएगा हमारे ब्लड में। सेरोटोनिन क्या करेगा? ये करेगा। ठीक है, चलो ये मैम ट्रिप्टोफैन एक अमीनो एसिड की फॉर्म है? ट्रिप्टोफैन इज ए अमाइनो एसिड। देखो, अमाइनो एसिड हमने अभी पढ़ा था, ग्लूकोज पढ़ा था। ग्लूकोज क्या है? बहुत सारी ग्लूकोज की यूनिट्स मिलके क्या बनाती है? पॉलीसेकेराइड्स बनाती है ना? यस मैम। एंड ग्लूकोज क्या है? खुद अकेला ग्लूकोज क्या है? मोनोसेकेराइड है। बहुत सारी ग्लूकोज की यूनिट्स मिलके क्या बनाती है? पॉलीसेकेराइड्स बनाती है। ऐसे ही बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिलके, अभी अमाइनो एसिड कुछ भी हो सकता है, अमाइनो टोटल ना 20 अमाइनो एसिड्स हम लोग पढ़ते हैं। एक जो अमाइनो एसिड होती है वो एक सिंगल यूनिट होती है, तो जो ट्रिप्टोफैन है वो एक अमाइनो एसिड है। ऐसे बहुत सारे अमाइनो एसिड होते हैं, बहुत सारे मतलब 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं टोटल। ठीक है, आया थोड़ा सा ऐसे समझ में आया कि अमाइनो एसिड क्या होता है? बस एक रफ व्यू ले लो कि अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। फिर धीरे धीरे जब हम आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे ना तो चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। चलो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन लिखो सबसे पहले। रेस्पिरेशन क्या हो गया आपका? ये एक फिजिकल, अगर दोनों ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों को कंबाइनली अगर हम बोले तो क्या होती है? ये दोनों फिजिकल और केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जिसके अंदर हम लोग एटमॉस्फेरिक एयर को लेकर फूड का ऑक्सीडेशन करते हैं और इसके रिजल्ट में हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज की जाती है। इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं ऑल फिजिकल and chemical reactions in which atmospheric air oxidizes। ऑक्सीडाइज का मतलब समझ में आता है क्या होता है? Addition of Yes ma'am, adding of electronegative ions. Oxidizes food in the body
इन द सेल्स लिख लो, बॉडी सेल्स है ना, तुम फालतू का कंफ्यूज हो जाओगे। ऑक्सीडाइजेस फूड इन द सेल्स रिजल्टिंग इन प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। हमारा मेन एम रेस्पिरेशन का यही है, क्योंकि भाई हमें एनर्जी चाहिए होती है। रिजल्टिंग इन प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। और रिलीज क्या करते हैं हम लोग? कार्बन डाइऑक्साइड एंड लिबरेशन ऑफ CO2। ये सारी चीजें क्या होती है, रेस्पिरेशन में इंक्लूड की जाती है, आर इंक्लूडेड इन। तो अब ये जो डेफिनेशन लिखा है, इस डेफिनेशन में ना ब्रीदिंग भी आ गया है और आपका रेस्पिरेशन भी आ गया है। अब कैसे आ गया तुम समझाओगे मुझे? हम टीचर तो आप, वो समझाएंगे हम। देखो मैंने यहाँ पे ना दो टर्म्स लिखी है। पहली टर्म है फिजिकल और दूसरी है केमिकल। कोई समझा सकता है मुझे इन दोनों टर्म्स का मतलब, कि ये फिजिकल और केमिकल प्रोसेस कैसे बन रही है? All physical and chemical reactions in which atmospheric air oxidizes food in the cells, resulting in production of energy and liberation of carbon dioxide, are included in respiration. Physical and chemical जो ये मैंने टर्म लिखे हैं, दो वर्ड्स लिखे हैं, इनका कोई मतलब समझा सकता है? कोई भी? हाँ, फिजिकल प्रोसेस में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता और ना कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है। देखो फिजिकल मतलब कि हम लोग ब्रीदिंग कर रहे हैं, बाहर से एयर ले रहे हैं और हमारी बॉडी से एयर रिलीज कर रहे हैं, ऑक्सीजन का इनटेक कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज कर रहे हैं। ये सारी प्रोसेसेस किससे हो रही है? हमारे नोज से हो रही है ना। नोज से हम ब्रीद इन कर रहे हैं, ब्रीद आउट कर रहे हैं। दिस इज योर फिजिकल प्रोसेस। हाउ इट वुड बी द केमिकल प्रोसेस? केमिकल कैसे होगी? सेल्स के अंदर जाता है, ये बॉडी की सेल ले लो, है ना। ऑक्सीजन हमारी सेल के अंदर गया, यहाँ पे खूब सारे एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स क्या कर रहे हैं? जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में हेल्प करवा रहे हैं। ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में हेल्प करवा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O में। हम लोग ग्लाइकोलिसिस पढ़ेंगे, क्रैब साइकिल पढ़ेंगे, तो ये वो दोनों साइकिल्स यहाँ आ जाती है ना। ग्लूकोज से कार्बन डाइऑक्साइड के ब्रेक डाउन तक के बीच में दोनों प्रोसेसेस आ जाती हैं, ग्लाइकोलिसिस भी और क्रैब साइकिल भी। और ग्लाइकोलिसिस और क्रैब साइकिल में बहुत सारे एंजाइम्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, इस वजह से हम इसको केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। हुआ क्लियर? क्लियर हुआ? वाली लाइन एक बार बोल दीजिए फिर से। एक बार फिर से बोल दो। देखो फिजिकल हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम ब्रीद इन कर रहे हैं, ब्रीद आउट कर रहे हैं। ब्रीद इन हम ऑक्सीजन कर रहे हैं और ब्रीद आउट हम कार्बन डाइऑक्साइड कर रहे हैं। लेकिन ये ब्रीद इन और ब्रीद आउट के बीच में बहुत सारी चीजें हो रही हैं। क्या चीजें हो रही हैं? कि जैसे हमने ऑक्सीजन का इनटेक किया, ऑक्सीजन हमारी बॉडी की हर एक सेल के पास जाएगी, है ना। लंग्स से होते हुए सबसे पहले ब्लड में जाएगी, ब्लड के थ्रू बॉडी के हर एक टिश्यू तक पहुंचेगी, टिश्यू में जाने के बाद हर एक सेल में जाएगी। और सेल के अंदर क्या हो रहा था? एटीपी का प्रोडक्शन सेल के अंदर ही तो होता है। ग्लाइकोलिसिस वाला प्रोसेस सेल के अंदर ही तो होता है, सेल के साइटोप्लाज्म में तो होता है। ये आपकी सेल हो गई, यस मैम। तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। याद करो, रिलेट करो चीजों को, रिलेट करोगे ना बहुत जल्दी से लर्न होगी। यहाँ पे तुम्हारा ऑक्सीजन पहुंचा, ऑक्सीजन पहुंचते ही ग्लूकोज जो हमारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट था, इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, ये पायरूवेट में कन्वर्ट होगा। और पायरूवेट फिर कहाँ जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जाके पायरूवेट। अरे रे क्या हो रहा है? आवाज किसके घर पे हो रही है?
पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद ये फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेटा ये ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में यहाँ पर बहुत सारे एंजाइम्स का भी इन्वॉल्वमेंट है, और जब किसी रिएक्शंस में एंजाइम्स का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है तो हम उसे एक केमिकल रिएक्शन बोल देते हैं। समझ गए हो? यस मैम, सही में समझ गए या फिर जुट्टी में? यस मैम, समझ आ गया। यस मैम, समझ गए। समझ गए ना? यस मैम। जो आज ये जो चीजें बताई है ना मैंने, यही सारी चीजों को हम लोग रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे थोड़ा सा डेप्थ में, बस बाकी और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। वो जो पाथवेज होते हैं कि भाई यहाँ से नेजल चैम्बर से एयर जाएगी हमारी, पहले लेरिंग्स के पास जाएगी, फिर ट्रेकिया के पास जाएगी, फिर ब्रोंकियोल्स के पास जाएगी, ब्रोंकियोल्स के बाद एल्वियोलाई के पास जाएगी, एल्वियोलाई से एक्सचेंज होता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। याद करो, एक्सचेंज होता है एल्वियोलाई के पास में, यस मैम। अंदर जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, वहां से बाहर आ जाती है, और फिर जो ऑक्सीजन जो ब्लड के अंदर गई है वो ऑक्सीजन हर एक टिश्यू के पास जाएगी, टिश्यू के वहां पे एक्सचेंज होगा, टिश्यू सेल के अंदर जितना कार्बन डाइऑक्साइड था वो वापस से ब्लड के अंदर आ जाएगा। ये ब्लड है, ये ब्लड वेसल्स है, ये आपकी ब्लड वेसल्स हो गई। यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है, टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ जाएगी ब्लड वेसल में, और यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ पर एक्सचेंज हो जाएगी बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की वजह से क्यों? क्योंकि यहाँ पर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पे CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो CO2 इजिली ब्लड वेसल के अंदर पास ऑन हो जाएगा। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है, यहाँ पर ऑक्सीजन का अमाउंट कम है, तो ऑक्सीजन यहाँ से इधर मूव करेगी। ठीक है, यही सारी चीजें होंगी रेस्पिरेशन में, और ऐसे ही आपके एनर्जी का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक ऐसे एक हल्का सा एक आउटलाइन बना लोगे ना दिमाग में कि होएगा क्या आगे जाके, तो टॉपिक ना थोड़ा इंटरेस्टिंग बन जाएगा। ठीक है, ये फटाफट से लिख लो। लिख लिया। लिख लिया? तो अब नेक्स्ट आता है स्टेप्स इन रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन में मतलब कि स्टेप्स कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, देन होता है इंटरनल रेस्पिरेशन, एंड देन होता है सेल्युलर रेस्पिरेशन। तो 3 टाइप के स्टेप्स हम इसमें पढ़ते हैं। इंटरनल रेस्पिरेशन में सबसे पहले क्या होता है? एटमॉस्फेरिक एयर के साथ सबसे पहले ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, मतलब जितनी कार्बन डाइऑक्साइड है वो हम बाहर रिलीज कर देते हैं, और बाहर से ऑक्सीजन को क्या इनटेक कर लेते हैं। इस टाइप के रेस्पिरेशन को हम लोग बोल देते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक मिनट रुको, मुझे अच्छी सी डेफिनेशन ढूंढने दो इसकी। यही होती है। अच्छा, इन सबसे पहले एक चीज बताओ, जो रेस्पिरेशन है आपका, इज इट एनाबॉलिक प्रोसेस एंड और कैटाबॉलिक प्रोसेस? कैटाबॉलिक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन हो रहा है। और इज इट एनाबॉलिक? नहीं, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक? एक्सोथर्मिक। क्यों? एनर्जी इज रिलीज। एनर्जी रिलीज हो रही है ना, तो दिस इज एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो 2 चीजें यहाँ पर इंक्लूड कर लो। जो आपकी रेस्पिरेशन है, इट इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस, it is catabolic process, and due to release of energy, it is exergonic, है ना? फोटोसिंथेसिस कैसी प्रोसेस थी? एनाबॉलिक। एंडरगोनिक एंड एनाबॉलिक। एनाबॉलिक एंड एंडरगोनिक। ठीक है,
ये हो गया ऊपर वाला, है ना। तो अब हम लिखेंगे स्टेप्स इन रेस्पिरेशन। देखो हेडिंग डालो स्टेप्स इन रेस्पिरेशन। स्टेप्स इन रेस्पिरेशन। 10 मिनट क्लास एक्स्ट्रा ले ले, कोई दिक्कत है? नो मैम। नो मैम। नहीं ना, ठीक है चलो। स्टेप्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होगा? ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच में एक्सचेंज होगा। ये किसी का नाक है, ये किसी का मुंह है। अब जिसका भी ऐसा नाक हो मुंह हो वो अपना खुद से मान लेना, ठीक है। यहाँ से इसने क्या लिया, यहाँ पर ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में, ये एक फिजिकल बॉडी है। यहाँ से ऑक्सीजन इसके पास अंदर गई नॉस्ट्रल्स के थ्रू, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ गई। तो ये एक्सचेंज अभी किस किस के अंदर हो रहा है? ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये एक ह्यूमन है। ये एक ह्यूमन है ना। ये अभी एक्सचेंज जो है ये किस किस के अंदर हो रहा है? ये एटमॉस्फेयर है। यहाँ पर किसी भी तरह का सेल का इन्वॉल्वमेंट है अभी? किसी भी तरह का कोई ब्रेकडाउन हो रहा है या बॉडी की सेल्स के अंदर हो रहा है? नहीं हो रहा No, है ma'am. ना, नहीं हो रहा। एटमॉस्फेयर और एक ह्यूमन के बीच में एक सिंपल एक एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का। इस टाइप के रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन। सबसे पहले वो ऑक्सीजन को अंदर लेगा, तभी तो बॉडी के अंदर जाके बाकी की प्रोसेसेस होंगी, समझे? तो दिस इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इसको हम क्या बोल सकते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एटमॉस्फेयर। Exchange of gases between an organism। ऑर्गेनिज्म कोई भी हो सकता है, ह्यूमन हो सकता है, कैट हो सकती है, डॉग हो सकता है। जो भी रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं वो कोई भी हो सकता है, सबके अंदर ये चीज चलती है। ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। एक्सक्यूज मी मैम, मैम एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी? हाँ, एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी। उसमें कौन सा गैस एक्सचेंज होता है? मतलब कार्बन डाइऑक्साइड तो शायद निकलती है, लेकिन मैम ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। यस मैम, तो अभी गैसेस हम बात एक्सचेंज करेंगे, अभी हम पहुंचेंगे, रुको, हम अभी एनारोबिक पे पहुंचेंगे। मैम एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो। मैम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को ब्रीदिंग कंसीडर कर सकते हैं? हाँ, ब्रीदिंग कंसिडर कर सकते हैं। ब्रीदिंग के अंदर दो चीजें आ जाएंगी, एक्सटर्नल और इंटरनल। दो तरह के रेस्पिरेशन आ जाएंगे, इन दोनों को ब्रीदिंग ही बोलते हैं, ठीक है। फिर जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन होगा हमारा, उसको हम लोग मेनली रेस्पिरेशन कंसिडर करते हैं। सेल्यूलर रेस्पिरेशन, सेल के अंदर जाके जो ऑक्सीडेशन वाली प्रोसेस होगी उसको हम लोग रेस्पिरेशन का टर्म देते हैं। इसको हम ब्रीदिंग भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड आता है इंटरनल रेस्पिरेशन। सेकंड स्टेप, अब ये क्या हो गया? जैसे जैसे ही बॉडी के अंदर ऑक्सीजन गई, अब इसकी बॉडी को मुझे थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, है ना। ये आदमी है, ये इसका ट्रैकिया है यहाँ पर, ये इसके लंग्स हैं, ठीक है। यहाँ से ऑक्सीजन का एक्सचेंज हुआ, CO2 अंदर आ गई, ऑक्सीजन बाहर चली गई, ब्लड के अंदर चली गई ऑक्सीजन। यहाँ पे बॉडी का एक सेल है, ठीक है। तो यहाँ से ऑक्सीजन
जा रही है और इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आ जा रही है। अब ये बॉडी के अंदर हो रही है ये चीजें, है ना, बॉडी के अंदर हो रही है, लेकिन सेल के बाहर वाले इन्वायरमेंट से सेल के अंदर एक्सचेंज हो रहा है। समझ में आ रही है ये चीजें? ये ब्लड वेसल हो गई, ये सेल हो गई बॉडी की, सेल के अंदर ऑक्सीजन आ रहा है और सेल के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है किसके अंदर, ब्लड वेसल में। अब इस ब्लड वेसल से वापस से ये लंग्स के पास पहुंचेगी, लंग्स के बाद ऑक्सीजन CO2 उधर चले जाएगा, ऑक्सीजन अंदर आ जाएगा, ये वाली प्रोसेस हो रही है। तो अभी ये सेल के मतलब बॉडी के अंदर हो रही है ये प्रोसेसेस, लेकिन यहाँ पे अभी ब्रेक डाउन नहीं दिखा रहा है, ये सिर्फ प्रोसेसेस दिखा रही है। तो इस टाइप के प्रोसेस को क्या बोल देते हैं हम लोग, इंटरनल रेस्पिरेशन बोल देते हैं। माने कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन सेल्स एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर इन्वायरमेंट, सेल के बाहर के इन्वायरमेंट में और सेल के बीच में जो एक्सचेंज हो रहा है उसको हम लोग इंटरनल रेस्पिरेशन कंसीडर करते हैं। एटमॉस्फेयर और एक ऑर्गेनिज्म के बीच में जो एक्सचेंज हो रहा है उसको हम लोग एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कंसीडर करते हैं। दोनों टर्म्स समझ में आई हर किसी को? Yes. यस मैम। Exchange of gases between tissue cells and extracellular environment। extracellular मतलब सेल के बाहर का environment। पक्का से दोनों टर्म समझ में आ गई ना? कंफ्यूज तो नहीं होगा कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है मैम, क्या ही क्या पढ़ाते रहती हो आप, और इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है हमें समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ तो नहीं है? समझ में आ गया ना दोनों टर्म्स? क्लियर हो गई सबको? यस मैम। ठीक है, देन थर्ड आता है आपका सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन में क्या होगा, ऑक्सीजन हमारी जैसे तैसे करके सेल्स के अंदर पहुंच चुकी है, ये सेल था, सेल के अंदर ऑक्सीजन पहुंच चुकी है। अभी ऑक्सीजन यहाँ पे क्या करेगी, जो ग्लूकोज पड़ा हुआ है सेल के अंदर उस ग्लूकोज का क्या करना शुरू कर देगी, ब्रेक डाउन करना शुरू कर देगी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ये सेल पड़ा हुआ है, ये ऑक्सीजन अंदर आई, यहाँ पे ग्लूकोज पड़ा था सेल के अंदर, इस ऑक्सीजन ने इस ग्लूकोज को ब्रेक कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O में प्लस ATP में, और हमें ATP मिल गई। ठीक है, इस वाले रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, सेलुलर रेस्पिरेशन। और सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर ही हम लोग ग्लाइकोलिसिस और क्लैब साइकिल को पढ़ते हैं। Involve oxidation of food along with release of energy inside the cell। Along with release of energy inside the cell। तो इन 3 स्टेप्स के अंदर हम लोग जो अपना रेस्पिरेशन है उसको पूरे को पढ़ेंगे, 3 स्टेप्स के अंदर उसको स्टडी करेंगे। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में हम लोग देखेंगे कि कैसे जो हमने ऑक्सीजन को लिया है बॉडी के अंदर वो कैसे ये पूरे ट्रैक से होती हुई, ट्रैकिया से होती हुई यहाँ ब्रोंकाइज में जाएगी, ब्रोंकाइज के बाद कैसे एल्वियोलाइज के पास जाएगी और कैसे एल्वियोलाइज के पास इसका एक्सचेंज होता है, ये सारी चीजें हम लोग डेप्थ में पढ़ते जाएंगे। फिर कैसे इंटरनल रेस्पिरेशन कैसे होगा कि कैसे यहाँ पर ब्लड वेसल्स के पास और सेल के पास एक्सचेंज होगा, और फिर कैसे सेलुलर रेस्पिरेशन परफॉर्म किया जाएगा। तो इन शॉर्ट इन 3 स्टेप्स को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं आने वाली क्लासेस में। समझ में आ गया सबको? यस मैम। ठीक है, चलो किसी को कोई डाउट है? नो मैम। नहीं, मैम ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कैसे हो रहा है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड वही तो हो रहा था बच्चा। देखो
हाँ ऐसे ना तुम पूछा करो, क्योंकि अगर अब तुम ये नहीं पूछते ना मैम ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है, तो तुमको फिर समझ में नहीं आता चैप्टर। देखो ये सेल है, बॉडी की सेल है, ऑक्सीजन सेल के पास आया, ये पता है ना ऑक्सीजन कैसे पहुंचा सेल के पास? यस एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन हमने ब्रीद इन किया, हमारे लंग्स से होते हुए, एल्वियोलाई से होते हुए, ब्लड की कैपिलरी से होते हुए, फाइनली ये ऑक्सीजन हमारी सेल्स के अंदर पहुंच गया। अब सेल में क्या होगा? ग्लूकोज पड़ा होगा, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज होगा। अब ये ऑक्सीजन इस ग्लूकोज को ब्रेक करेगी सबसे पहले पायरूवेट में। अब ये पायरूवेट यहाँ पे जो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, उस माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के पास चला गया। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होगा? ये जो पायरूवेट है इसका ब्रेक डाउन होगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब माइटोकॉन्ड्रिया बनाते हैं बड़ा सा, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ये पायरूवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा, यहाँ पहुंच गया। अब ये पायरूवेट फाइनली ब्रेक हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड H2O प्लस ATP में। इस पूरी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। समझ में आया ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है? हमारा फाइनल काम था एटीपी का फॉर्मेशन, और यहाँ एटीपी हमें मिल गई है और इस एटीपी को अब हम लोग यूटिलाइज कर लेंगे। तो इस पूरी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, एंड इट इन्वॉल्व्स 2 स्टेप। फर्स्ट इज योर ग्लाइकोलिसिस एंड सेकेंड वन इज क्रेब्स साइकिल। ये वाले स्टेप को हम लोग बोलते हैं, इस वाले स्टेप को यहाँ तक पायरूवेट तक के जो साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है, इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। और इस वाले स्टेप को बोलेंगे जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है, क्रेब्स साइकिल। और ये जितना देखने में सिंपल लग रहे हैं इतना सिंपल होते नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी उसका एंजाइम्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। उन एंजाइम्स की हेल्प से ही ये फाइनली एटीपी का फॉर्मेशन कर पाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। समझ में आ हम गया? पूरी क्रेब्स साइकिल डिटेल में पढ़ेंगे ऊपर। हाँ हम लोग ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब जितनी डिटेल तुम्हारे 10th में है उतनी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? ओके पूरा डिटेल नहीं देखेंगे। देखो ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल एक ह्यूज साइकिल है, बहुत सारे स्टेप्स आते हैं, लेकिन हम उतना ही पढ़ेंगे इसके अंदर जितना कंसाइजली पढ़ेंगे कि तुम्हारे लिए इनफ होगा, तुम्हारे सिलेबस में मैच कर रहा होगा। फालतू का नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि फालतू का पढ़ने से अभी तुम्हें कोई मतलब भी नहीं है ना? इससे आगे का इसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी, कितनी बड़ी होती है, वो सारी चीजें हम लोग 11th में पढ़ेंगे जाके। अभी 10th जितना पढ़ेंगे, बस जितना तुम्हारा NTSC के लिए सफिशिएंट है, तुम्हारा बोर्ड्स के लिए सफिशिएंट है, ठीक है? यस मैम। हो गया क्लियर सबको? एक ओवरव्यू मिल गया ना सबको रेस्पिरेशन का? तो हम इन 3 स्टेप्स को पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। कल ही है शायद तुम्हारी नेक्स्ट क्लास, कल ही है, कल ही पढ़ेंगे आगे। थैंक यू मैम। Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Thank you. ma'am. Bye.